तो दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी ही होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो स्टोरी थी, यानी कि मेन टीवी पर जो चंद्रगुप्त मौर्य आता था उसकी आगे की स्टोरी क्या थी, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए दोस्तों हमारे आरकेडी चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य की 106 से लेकर के 125 एपिसोड की कहानी थी क्या। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे यानी कि आचार्य चाणक्य। तो दोस्तों आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं कि तुम राजा बन चुके हो, तो तुम्हें क्या करना होगा, अब तुम्हें छोटे से छोटे राज्यों को जीतना होगा, अपने अधिकार में लेना होगा, यानी तुम्हें अपना अब राज्य विस्तार करना होगा। पंजाब को जीतने के बाद यानी कि तक्षशिला गांधार जो थे वो पंजाब में आती थी, तो पंजाब को जीतने के बाद अभी चंद्रगुप्त 130 सारे राजा बन चुके थे। तो दोस्तों उन्होंने सबसे पहले उससे कहा, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि अब तुम छोटे छोटे राज्यों को जीतना आरंभ कर दो। उसके बाद क्या हुआ अब मैं आपको बताता हूँ। वो जो सिकंदर के बच्चे को जो सैनिक भारत में थे उनको भगा दिया, यानी कि चंद्रगुप्त ने यवन सैनिक जो थे उनको तलवार के बल पर भारत से भगा दिया, खदेड़ दिया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसने अपने राज्य विस्तार करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से राज्य विस्तार करने के लिए और क्या किया अब मैं आपको वो बताता हूँ। चाणक्य ने कहा था साम दाम दंड भेद की नीति के बल पर। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि चंद्रगुप्त तुम्हें साम दाम दंड भेद की नीति के बल पर अब राज्य को विस्तार करना होगा। तो उन्होंने फिर कौन कौन से राज्य को जीता अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो पहले तो दोस्तों मैं ही आपको बता देता हूँ कि साम दाम दंड भेद का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, साम का अर्थ होता है कि समझा कर, और दाम का अर्थ होता है धन देकर यानी कि घूस देकर, और दंड का अर्थ होता है कि दंडित करके यानी कि सजा देकर, और भेद की नीति का अर्थ होता है कि विरोधियों में फूट डालो, उन्हें कभी भी एकजुट ना होने दो, विरोधियों में फूट डालो यानी उनको आपस में ही लड़वा दो, उनको एक मत होने दो, क्योंकि यदि विरोधी एक हो गया तो क्या होता है इसका अंजाम आप भली बात ही जानते हैं कि विरोधी यदि एक हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों साम दाम दंड भेद की नीति का अर्थ यही होता है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों। तो पंजाब विजय के बाद चंद्रगुप्त पूरब की ओर बढ़ता है। पंजाब विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य पूरब की ओर बढ़ते हैं, और केवल 2 वर्ष के अंदर दोस्तों हरिद्वार से इलाहाबाद तक गंगा की संपूर्ण उत्तरी और मध्य घाटी पर अपना आधिपत्य कायम करने में सफल रहा। इतने विस्तृत प्रदेश का स्वामी बन जाने से चंद्रगुप्त की सेना और शक्ति वह पंजाब तक गंगा की ऊपरी घाटी का एक छत्र नरेश था। उसके पास अब युद्ध के दाव पेचों से भरपूर हुई सैनिकों की विशाल सेना थी। कुछ पड़ोसी राज्य भी उससे मिलकर संधि से आबद्ध हो गए, किंतु अब चंद्रगुप्त का उद्देश्य था मगध पर विजय प्राप्त करना। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर चढ़ाई की 321 ईसा पूर्व में। दोस्तों अब चंद्रगुप्त मौर्य मगध जीतने की तैयारी कर रहे थे, किंतु चाणक्य इस बात को भली भांति जानते थे कि चंद्रगुप्त की सेना की शक्ति धनानंद से भी कम है। तो अब मैं बता देता हूँ कि धनानंद के पास की शक्ति क्या थी। धनानंद की शक्ति क्या थी, धनानंद के पास 2 लाख पैदल सेना थी दोस्तों, और 40,000 घुड़सवार और 60,000। धनानंद के पास 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 3,000 रथ तथा 3,000 हाथी होते हैं। 3,000 रथ तथा 2,000 हाथी होते हैं। अब चाणक्य निर्णय करते हैं कि उनको छापामार युद्ध करके हराएंगे। आचार्य चाणक्य अपने गुप्तचरों को धनानंद की सेना में पहले ही भर्ती करवा चुके थे दोस्तों। यानी कि आपने उसमें देखा होगा कि एक व्यक्ति था, चंद्रगुप्त मौर्य नाटक आता था, चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल आता था, उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम कनकू था। आप जानते नहीं होंगे कि कौन कनकू था कौन। उसमें कहता है कि मेरा नाम कनकू है, तो आप उसको नहीं जानते हो वो कौन था। तो मैं बता देता हूँ आपको कनकू था कौन। दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक मित्र था दोस्तों, हम जानते होंगे उसका नाम था अक्षय, वही कनकू था। तो वही दोस्तों कनकू था चंद्रगुप्त मौर्य का जो मित्र था। आपने यदि चंद्रगुप्त मौर्य देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि अक्षय एक दोस्त होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र होता है, वही कनकू था। आचार्य चाणक्य ने उसे ये बातें कुछ आपने देखी होंगी इसमें कि वो कहता है कि मेरा नाम कनकू है और मैं आचार्य चाणक्य से घृणा करता हूँ। ये आपने उसमें सुना होगा कि वो कह रहा है ये बात, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने उसे यही कहने के लिए कहा था, क्योंकि उसे विश्वास में लेने के लिए ये बातें कही जाती हैं दोस्तों। आप जानते ही हैं कि विश्वास में किसी व्यक्ति को विश्वास में लेने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं कि मैं
उस व्यक्ति से घृणा करता हूँ जो आपका शत्रु हो। इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। तो दोस्तों उसने वही किया। दरअसल वो चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र ही था। तो उसके बाद फिर क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो राजमुद्रिका लाए थे चुरा कर अमात्य की, उसके नाम से आचार्य चाणक्य एक संदेश भिजवाते हैं। और क्या संदेश भिजवाते हैं? भद्रशाली को एक संदेश भिजवाते हैं कि धनानंद की सेना को लेकर वो व्यास नदी पर पहरा लगवा दें, क्योंकि उन्हें सूचना मिली है कि चंद्रगुप्त मौर्य उनके राज्य पर आक्रमण करने वाला है। तो इस प्रकार धनानंद की जो सेना थी वो आधी से भी कम रह जाती है दोस्तों, क्योंकि वो अपनी अधिकतर जो सेना होती है उसको वो भद्रशाली के साथ भेज देता है। क्यों भेज देता है? उसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य पर आक्रमण करने वाला है। तो वो दरअसल आचार्य चाणक्य की नीति ये थी कि उसको हम वहाँ पर बुलवाकर चंद्रगुप्त का भय दिखाकर, यानी चंद्रगुप्त का नाम जो नाम था उन्होंने आगे किया और कहा कि हम व्यास नदी पर पहरा लगवा दीजिए, यहाँ पर उन्हें सूचना मिली कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य पर आक्रमण करने वाला है। तो वो धनानंद ने उसको अपनी अधिकतर सेना को वहाँ पर भेज दिया था व्यास नदी पर। तो इस प्रकार से उसकी आधी सेना रह जाती है। योजना ये थी युद्ध तो अवश्य होगा, युद्ध तो होगा, किंतु उसमें चंद्रगुप्त नहीं जाएगा इस युद्ध में, यानी शशांक को उस युद्ध में भेज दिया जाएगा जो कि भद्रशाल के साथ होने वाला था युद्ध। तो वो भद्रशाल वहाँ का इस प्रकार से ध्यान भटका दिया जाता है। आचार्य चाणक्य ने भटका दिया था भद्रशाल का ध्यान। जब यहाँ पर जो शशांक को भद्रशाल का युद्ध चल रहा होता है दोस्तों, बाद आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से कहते हैं कि तुम मगध पर आक्रमण करने की तैयारी करो। तो दोस्तों वहाँ पर वो मगध पर आक्रमण कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य, मगध पर आक्रमण चंद्रगुप्त मौर्य कर देता है और दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है, चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच में। तो दोस्तों आप तो जानते हैं कि जब भद्रशाल के पास सेना, उसने पूरी अपनी अधिकतर सेना भेज दी थी, तो उसके पास सेना रह नहीं जाती है। उसके जो बचे कुछ सैनिक होते हैं जो धनानंद के, उन्हें चंद्रगुप्त इस प्रकार आसानी से मार देता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद धनानंद को भी समाप्त कर देता है, यानी धनानंद की हत्या कर देता है, उसका अंत हो जाता है, धनानंद का अंत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब मैं वो आपको बताता हूँ। उसके बाद भद्रशाल को इस बात की सूचना हो जाती है दोस्तों। किसी ने उसको पत्र भेजा था भद्रशाल को, उसको सूचना हो जाती है कि चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण कर दिया है। तो वो मगध की ओर दौड़ता है। चंद्रगुप्त की होने वाली पत्नी होती है जो दुर्धरा, वो उसको मार देती है वहीं पे आचार्य सुखदेव की भी, उस आचार्य सुखदेव को ही मरवा देती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आचार्य सुखदेव और भद्रशाल का अंत होता है। उसके बाद की कहानी थी अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आचार्य चाणक्य मगध के सेनापतियों को चालाकी से मरवा देती है और चंद्रगुप्त से कहते हैं कि मगध की सेना को धनानंद के अत्याचारों के विरुद्ध भड़काते रहें। इस प्रकार से मगध के अधिकतर सेनापति चंद्रगुप्त के साथ हो जाते हैं और उसे अपना राजा मान लेते हैं। मगध पूर्ण रूप से चंद्रगुप्त के कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद आचार्य चाणक्य अपनी शिखा बांध लेते हैं, जो कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने से उद्देश्य से आया था, किंतु वो दोस्तों भ्रम में था। उसे नहीं पता था कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है जो कई खंडों में बटा हुआ है, जो चंद्रगुप्त मौर्य महान का भारत था जो अब एक था। तो वो जैसे ही दोस्तों अब सेल्यूकस भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से आ रहा था, तो सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद क्या हुआ उसका परिणाम अब मैं आपको बताता हूँ। सेल्यूकस ने जैसे ही भारत पर आक्रमण किया तो सिंधु नदी में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का भयंकर युद्ध होता है दोस्तों। और उसका युद्ध का परिणाम ये होता है कि उसमें भारत का इतिहास बदल जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त ने उसे बुरी तरह से परास्त कर दिया था दोस्तों, बुरी तरह से, यानी करारी पराजय उसको मिली थी चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों उसकी करारी पराजय का सामना करना पड़ा। तो सेल्यूकस ने कौन कौन से भारत को क्षेत्र दिए थे, कौन कौन से क्षेत्र पर चंद्रगुप्त का अधिकार उसने स्वीकार किया। तो ये क्षेत्र थे हिरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये क्षेत्र थे दोस्तों। अब चंद्रगुप्त की सीमा कहाँ तक, चंद्रगुप्त ने कहाँ तक अपना विस्तार किया था दोस्तों, अब मैं आपको वो बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होने के बाद उसका परिणाम क्या था अब मैं आपको बता दिया। किंतु सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य यूं ही तो छोड़ नहीं सकते थे दोस्तों, इसलिए उन्होंने सेल्यूकस के साथ एक संधि की। और संधि में मैंने आपको बता दिया कि उन क्षेत्रों को उसने वापस किया था और उसने भारत से जो लूटा था धन था उसको भी लौटा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था दोस्तों वो बहुत बेहतरीन था। चंद्रगुप्त ने भारत को बहुत अच्छा शासन दिया, यानी उसकी जो न्यायप्रिय शासक व्यवस्था थी उसकी,
इसने उसने भारत को विश्व मानचित्र पर सोने की चिड़िया बना दिया था दोस्तों। राज्य विस्तार कहाँ तक हुआ था मैं आपको वो बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य विस्तार था वो कहाँ तक हुआ था मैं आपको वो बताता हूँ। उसका विशाल साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तथा पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में हेरात, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। उसकी साम्राज्य की सीमाएं हिंदुकुश पर्वत की पश्चिम से दूर तक फैली हुई फारस की सीमा को स्पर्श कर रही थी। यानी कि फारस जो था, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का रहा। फारस की सीमा तक को स्पर्श कर रही थी दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ महत्वपूर्ण सूचना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे उनसे पहले इतना बड़ा विस्तार किसी भी राजा ने नहीं किया था भारत में। ये पहली बार हुआ था। ये पहली बार था इतना बड़ा कि जो फारस की सीमा तक को छू रहा था भारत की सीमा में। उसका साम्राज्य जो फारस की सीमा तक को स्पर्श कर रहा था, ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। इतना बड़ा साम्राज्य भारत में किसी भी राजा ने नहीं किया था। इससे पहले किसी भी राजा की समय में नहीं रहा था भारत इतना बड़ा विशाल। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा आए यानी कि विक्रमादित्य, उन्होंने और विस्तार किया। उनका शासन आप समझिए रोम तक फैला हुआ था। अब मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और आचार्य चाणक्य की मृत्यु से संबंधित मैं अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारी भेंट होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।